नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के साथ करते हैं, जो कि 5 अंक बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 19,640 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं फिलहाल अपने आप को ये टिकाए हुए है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर 20-21 अंकों की हल्की सी कमजोरी दिखाई दे रही है। नास्डैक फ्यूचर्स 10 अंक कमजोर है। आज आपको बता दें कि एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट बंद रहेंगे मरीन डे की छुट्टी के कारण, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं फिलहाल एशियन टेरिटरी में, यहाँ पर हम कुछ कमजोर शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। उठापटक भारी तो हमने कमोडिटी स्पेस में बनते हुए देखी। इंटरेस्टिंगली शुक्रवार को सारी कमोडिटीज जो थी वो लाल निशान में बंद हुई हैं डॉलर में रिकवरी के चलते, लेकिन अगर साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर एक डेफिनेट शानदार कमबैक देखने को मिला है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स या फिर सोना। आज हालांकि कच्चे तेल में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते हफ्ते, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस से बड़ी अच्छी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट है। कमोडिटी मार्केट शुक्रवार को डगमगाया था, आज भी थोड़ा सा फिसला हुआ ही है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली बीते हफ्ते? अच्छा ट्रेंड था जो इससे पहले वाले हफ्ते हमने देखा था, गिरावट का ट्रेंड था, वो पिछले हफ्ते पूरा कमबैक वाला ट्रेंड रहा। बढ़िया रिबाउंड देखा, हमारे बाजारों में भी वापस आपको मोमेंटम लौटते हुए दिखा, नए हाईज भी बनते हुए दिखे, अच्छा मोमेंटम लौटा है। अब देखते हैं इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे कोई खराब संकेत नहीं आए। ओवर द वीकेंड भी कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ है और ना ही कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ना चाहिए। जैसे आपने बताया, एशिया के बाजारों में भी आपको ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है हल्की बढ़त के साथ इस समय आते हुए। जापान में आज छुट्टी है। हांगकांग के बाजार जो अभी खुलने वाले हैं उसमें थोड़ी देरी होने वाली है, क्योंकि वहां पर टाइफून वार्निंग आती हुई दिख रही है। बट चीन पर रखिएगा नजर, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट जहां तक शुक्रवार की आपने बात करी, अमेरिकी बाजारों में ठीक ठाक एक्शन था, थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा। बट डाउ पर लगातार आपने 5वें दिन बढ़त का ट्रेंड देखा है। तो पिछले हफ्ते हर ट्रेडिंग सेशन में डाउ पर आपने मूव आती हुई देखी है। जहां तक फ्राइडे की बात थी, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार होते देखा। ओनली अबाउट 150 अंक की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया, बट उसमें भी 115 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए दिखा। हल्की गिरावट आपने नास्डैक और S&P 500 में देखी, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। स्मॉल कैप्स जहां पर पिछले कुछ दिनों से हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे थे, वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, जिसके चलते रसल 2000 करीब 1% फिसला है। बट वैसा कोई परेशानी वाला सेशन नहीं था। कुछ दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से डाउ को आपने सहारा भी आते हुए देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 3.8% पर आ गई है, बट वहां से भी कोई ऐसी चिंताजनक संकेत नहीं आते हुए दिखे। तो ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन था। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, कोई ऐसा कंसर्न वाली बात नहीं थी। और फ्राइडे को तो चलिए आपने थोड़ा मिला जुला एक्शन देख लिया, बट उससे पहले तो सारे इंडेक्सेस में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा था। और जो पिछला हफ्ता था वो अमेरिकी बाजारों के लिए बढ़िया रहा। डाउ करीब 2.25% ऊपर गेंस के साथ बंद हुआ। मार्च के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था जहां तक डाउ का सवाल है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर था। और नास्डैक की आउट परफॉर्मेंस जो इस साल से बरकरार है, वो हमने पिछले हफ्ते भी देखी, करीब 3.25% की तेजी रही। तो अच्छा हफ्ता था अमेरिकी बाजारों के लिए। फ्राइडे को ठीक ठाक क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी। यूरोप में भी कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं था, हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बट जैसे आपने कहा, कमोडिटी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखिए फ्राइडे के सेशन को, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होते हुए आपको दिखाए। बट नंदलेस कच्चा तेल ब्रेंट फिलहाल आपको $80 के नीचे दिख रहा है। बट वैसे पिछले हफ्ते करीब 2-2.5% की बढ़त यहाँ पर आपको आती हुई दिखी। कई सारे कंसर्न्स हैं आउटपुट कट को लेकर, डिमांड को लेकर, जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी आ रही है। सोने के लिए 3 महीनों के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था। चांदी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। बेस मेटल्स में भी पिछले हफ्ते हमने एक कमबैक आते हुए देखा। कॉपर 3 महीने की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम 1 महीने और लेड करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और एग्री कमोडिटीज में भी शानदार रिबाउंड था। और इस हफ्ते आपको ऑफकोर्स देखना है यूक्रेन, रशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ब्लैक सी ग्रेन डील है, क्या उसका एक्सटेंशन आते हुए दिखता है कि नहीं। बट वैसे कोई परेशानी वाले संकेत आ नहीं रहे हैं। बट ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा। यूएस में जून महीने की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, 0.5% की बढ़त की उम्मीद है। यूएस में घरों की बिक्री, हाउसिंग स्टार्ट्स और उससे जुड़े कई सारे और डेटा आने वाले हैं। कुछ ही देर में आपके लिए चीन का Q2 GDP डेटा आने वाला है। Q1 में 4.5% की बढ़त थी, Q2 में 7.25% की बढ़त का अनुमान है। तो इस डेटा पर भी बाजार की क्लोज नजर बनी हुई है। देखते हैं ये डेटा कैसा आपको आते हुए दिखता है। यूके का जून का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, 8.7% से गिरकर करीब 8.25% ये डेटा आ सकता है, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। एंड नतीजों के लिहाज से हमारे बाजारों के लिए तो इंपॉर्टेंट हफ्ता है ही, बट यूएस के नंबर्स की बात करें तो टेस्ला,
नेटफ्लिक्स, IBM, इन IT दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली के भी नतीजे आएंगे और कई सारी और कंपनीज भी हैं जहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है। अच्छी बात है कि संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं और पिछले हफ्ते की तेजी के बाद यही नजर रहेगी कि अब बाजार कंसोलिडेट करते हैं या तेजी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। हमारे मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन आइए उससे पहले हम हमारे मार्केट्स पे बात करें, देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। दमदार खरीदारी तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जारी है। कैश स्पेस में देखिए 2600 करोड़ से अधिक की खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। हाँ, डगमगाए हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, जहां से 772 करोड़ की बिकवाली हमने आते हुए रजिस्टर होते हुए देखी है। हालांकि जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं, तगड़े हैं, हमारे मार्केट्स के लिए अच्छे क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच आज हमारे बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार क्लोजिंग हमारी रही है। अमेरिकी बाजारों के क्यूज अच्छे रहे हैं, FIIs भी जमकर कर रहे खरीदारी। सर बताइए आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग रेखा। देखिए संकेत तो ठीक ही है भारतीय बाजारों के लिए। दोनों चीजों की आज से पहले तो ग्लोबल संकेत लगातार 5 दिन अमेरिकी बाजार के पूरे हफ्ते तेजी के साथ बंद होते हुए देखिए, इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते। दूसरा, हमारे यहाँ FI की खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। शुक्रवार के सेशन में बढ़िया खरीदारी उन्होंने की है। तकनीकी तौर पर शुक्रवार को बाजार ने लाइफ हाई बनाया है। लाइफ हाई के एकदम नजदीक जो है तो मजबूत तो है ही है। तो मेरे ख्याल से आज तो शुरुआत के जो संकेत दिख रहे हैं आपको गिफ्ट निफ्टी से, तो अगर तो शुरुआत हो तो तुरंत आपके लिए खरीदारी करने का मौका होगा और नीचे खुले तो और भी बढ़िया। तो आई थिंक खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा। लिस्ट की स्ट्रेटेजी के साथ चले। अच्छा लेवल जो है, रेंज जो है अच्छी, अगर वहाँ मौका मिले तो खरीदना चाहिए। वो होगी 19,435 से लेकर 19,515। अगर इस रेंज में बाजार आपको मिलते हैं आज तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल होगा। अगर कमजोरी हो, हल्की फुल्की एक गिरावट मिले दिन के दौरान, इस रेंज में खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,600 लाइफ हाई के आसपास का लेवल यही है शुक्रवार का। इसको पार करके थोड़ा टिकेंगे तो फिर बाजार एकदम नए लाइफ टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड करेगा। और ऊपर चूंकि वीकली सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को ही है तो डेटा कोई खास है नहीं जहाँ पर आपको एकदम से रुकावट दिखे। तो आई थिंक उसके बाद आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करके चलें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि निफ्टी आपका ब्लू स्काई जोन में होगा, अनचार्टेड टेरिटरी में होगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ लेवल ज्यादा विजिबल है। जो सपोर्ट के लिए आज से बैंक निफ्टी पर आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 44,550 से 44,675। ये 125 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है। 45,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। पार करके निकले तो 45,075, 45,175 ये वो रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो रणनीति साफ है, सुस्त और कमजोर शुरुआत कर खरीदारी के आप मौके ढूंढें। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मजबूती का ट्रेंड बरकरार है, निफ्टी पे भरोसा अधिक है। 19,435 से 515 ये सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी के लिए, और 19,600 के पास खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन, जिसका जिक्र सर ने किया। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी पर आए तो 44,550 से 675 ये वो बैंड है जहां पर आपको खरीद का मौका मिलेगा। कोई भी डिप में आपको चूकना नहीं चाहिए। अपर बैंड सर मानते हैं अगर 45,000 पार होता है तब आपको 45,175 तक जाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। तो ये आज के लिए अपर बैंड साबित होगी। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। जून तिमाही के नंबर्स धीरे धीरे करके जारी हो रहे हैं, सब पर बात करेंगे। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। वरुण मॉर्निंग, बहुत सारे पेपर लेके आप बैठे हैं। पहले तो बता दीजिए कि वीकेंड पे कौन कौन से नंबर्स आए, कैसे रहे हैं? ओके, तो FNO के कुछ नंबर्स आए हैं और ये कमजोर रहे हैं, तो इतना खास नहीं रहे हैं। अच्छा, शायद उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसमें सबसे पहले बंधन बैंक है जहाँ पे कमजोर नतीजे हैं। NII जो है 0.9% गिरा है। 2530 करोड़ का अनुमान था, 2490 करोड़ पे आया। और मुनाफा देखिए 800 करोड़ का अनुमान था, 721 करोड़ पे आया है। कंपनी का ROA ROE सब में गिरावट हुई है। निम्स जो है फ्लैट रहे हैं, जबकि अनुमान 7.8% का था, 7.3% पे आए हैं। NPS में बढ़ोतरी देखने मिली है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पे IRAC नॉर्म्स जो है RBI के आए थे अप्रैल में, उसके चलते जो ECLGS स्कीम थी उसके चलते कंपनी को करीब 580 करोड़ के अतिरिक्त प्रोविजन करने पड़े। इसके चलते NPS में तेज उछाल देखने मिला। अगर ये नहीं भी करे, एडजस्टेड भी देखे, तो NPS 4.9% से बढ़ के ग्रॉस NPS 6.2% पे आए हैं। तो ये एक चिंता की बात है इस बैंक को लेके। एवेन्यू सुपरमार्ट अर्निंग्स अनुमान से कमजोर रही है।
रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 18% बढ़े, ये सबको पता था वैसे भी। मार्जिन 8.9% पे आए हैं, 10% का अनुमान था, और मुनाफा 695 करोड़ पे आया है, 742 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अलावा रैलीज इंडिया नतीजे कमज़ोर है, आय में 9% की गिरावट, मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ के आए हैं, 1% के आसपास की बढ़ोतरी हालांकि देखने मिली है, मुनाफा 6% गिरा है। CCL प्रोडक्ट अच्छे नंबर्स है लेकिन मार्जिन कमज़ोर, आय 28% बढ़ी है, मार्जिन्स में करीब 1% की गिरावट, मुनाफा 15% बढ़ के आया है। VST इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नंबर्स कमज़ोर है, केवल रेवेन्यूज़ बढ़े हैं 11%, बाकी ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर आप देखें तो मार्जिन में 6% की गिरावट, मुनाफा 4% गिरा है। इसका इम्पैक्ट IT से भी देखने मिलेगा, नज़र रखेगा। JSW एनर्जी कमज़ोर नतीजे, आय में 3.25% की गिरावट, मार्जिन हालांकि ये बढ़ के आए हैं, करीब 7-8% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 47% के आसपास की गिरावट है। जस्ट डायल नंबर्स अच्छे हैं, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, आय 33% बढ़ी है, मार्जिन में करीब 10% के आसपास का इजाफा है, और 83 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा किया है, जबकि पिछले बार 48 करोड़ के आसपास का घाटा था। और आखिरी में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे घाटा कंपनी का कम हुआ है, 331 करोड़ से घट के अब 36 करोड़ का घाटा है, लेकिन घाटा है, हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ने 68 करोड़ के घाटे के मुकाबले 146 करोड़ का मुनाफा किया है, तो उस लेवल पे नतीजे अच्छे हैं, लेकिन बॉटम लाइन में अभी भी घाटा है। ओके, तो F&O स्पेस में एटलीस्ट यहाँ पर सुस्ताया हुआ मामला नजर आ रहा है, लेकिन नंबर्स आज भी आने वाले होंगे। ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे, वहाँ पे नजर रखिएगा। द बिग डैडी ये अपने नंबर्स देने वाला है, LTI माइंडली अपने नंबर्स देगा। अब तो F&O का माफ़ कीजिएगा, निफ्टी का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा कैश में टाटा एलेक्सी, क्रिसिल, हुतामाकी इंडिया, करूर वैश्य बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स देने वाले हैं। वहीं टेक्स मैको रेल बोर्ड बैठक है, QIP राइट इशू और अन्य तरीकों से फंड जुटाने पे। टाटा मोटर्स आज से पैसेंजर व्हीकल्स जो है उनकी कीमत 0.6% से बढ़ जाएगी इनकी गाड़ियों की। इसके अलावा हमारी जो FM है और साथ ही साथ RBI गवर्नर जो है वो एक जॉइंट मीटिंग लेने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, गांधीनगर में G20 के तहत। इसके अलावा HDFC बैंक पे खास नजर रखना है, एक तो नतीजे हैं, इसके अलावा जो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स थे, करीब 311 करोड़ शेयर जो है वो आज से उनमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो देखना होगा उसका कितना इम्पैक्ट है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है, तंगामाइल ज्वेलर्स बोनस 1:1। IPO अपडेट दे देता हूँ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO जो है कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो करीब 110.8 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 78.4 टाइम्स। पतंजलि का OFS आया था, रिटेल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 3 गुना भर चुका है ये पूरा जो इशू था, रिटेल का जो हिस्सा था। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज जो है आज से ये IPO जो है वो खुल रहा है, 17 से 19 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 475 से 500 रुपये के आसपास का है, और इशू साइज जो है 631 करोड़ का है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 189 करोड़ जुटा लिए हैं। बिजनेस अपडेट मेट्रोपोलिस ने दिया है, Q1 में कोर बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जो है करीब 12% के आसपास रही है, और बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो करीब 13% के आसपास रही है। तेल कंपनियों पर नजर रखेगा, क्योंकि फिर से 2 महीनों के बाद जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो यहाँ पे लग चुका है। क्रूड पेट्रोलियम पर टैक्स जो है 1600 रुपये प्रति टन किया गया है। तो इसके ऊपर HPCL, BPCL, IOC और ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस पे आपको नजर रखनी है। एंजल वन पे नजर रखेगा, क्योंकि NSE ने 1.67 करोड़ का मॉनिटरी पेनल्टी जो है इस कंपनी पे लगाई है। जो ऑथराइज पर्सन्स है उनके कामकाज को निगरानी करने के लिए विफलता के चलते ये जो है लगाई गई है, तो वायलेशन किया गया है, उसके चलते पेनल्टी लगाई गई है, और काफ़ी सारे और निर्देश जो है वो इस कंपनी को दिए गए हैं। इसके अलावा कंटेनर कॉर्प 19 सितंबर को, यानी कि अक्टूबर सीरीज जो है उससे ये F&O में बाहर हो जाएगा। इसके अलावा और एक अपडेट आया है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के संबंध में मामले में जो सुनवाई है वो 4 सितंबर को अब होने वाली है। नेस्ले इंडिया ओडिशा में 894 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है अथॉरिटी से मंजूरी मिल चुकी है। और आखिरी में ल्यूपिन, यहाँ पे एक टैबलेट की बिक्री के लिए US FDA से मंजूरी मिली है, तो इसके चलते यहाँ पे भी नजर रखेगा। US में इसका सालाना बिक्री अगर आप देखेंगे तो $4.5 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है।
ऑलराइट, चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय समझ लेते हैं, क्या रणनीति आपको आज के मार्केट में अपनाकर चलनी है। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। नंबर्स कुछ बड़े आने वाले हैं। हम इससे पहले कि मैं आने वाले नंबर्स पर फोकस करूं, बंधन बैंक, आपका व्यू जानना चाहेंगे। हमारे अनुमान से कमजोर नंबर्स यहां पर जारी हुए हैं, तो आज क्या एक्सपेक्टेशन करके चले, चार्ट्स पे क्या रणनीति अपनानी है? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल, देखिए, बंधन बैंक लगातार एक दबाव में रहा था पिछले कुछ समय पहले, और इन बिटवीन अगर हम देखें तो कुछ पुल बैक्स इसमें देखने को मिले थे, बट वहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आई थी। तो स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा नेगेटिव है। कोई भी अगर पुल बैक मिले तो वहाँ पे फिर से हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। 221 के आसपास है, हो सकता है एक पुल बैक देखने को मिले 225 230 के जोन में, बट वहां से फिर से एक बिकवाली का ही ट्रेड होगा। निचले स्तर पर ये काउंटर 210 से 200 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में ये वन ऑफ द लगाड़ है, और स्ट्रक्चर वाइज अभी भी वीक है। स्ट्रक्चर वाइज अभी भी वीक है। अच्छा, लेकिन HDFC बैंक, द ब्लू चिप कंपनी ऑफ द इंटायर स्पेस, मुझे जरा बताइए यहाँ पर नंबर्स से पहले क्या राय होगी? देखिए, HDFC बैंक में नंबर्स तो एक डिसेंट आने की संभावनाएं हैं, और नंबर्स के पहले जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों पर एक कूल ऑफ हमने देखा 1740 से 1640, लगभग 100 रुपीज का करेक्शन हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट की आशंका तो नहीं नजर आती है। हो सकता है नंबर्स के बाद अगर कोई डिप मिले तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फिर से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। 1580 1600 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। गिरावट पे इसे खरीदारी के यहाँ पे मौके ढूंढे। पोजिशनल बेट है 1700 के पास, फिर से काउंटर गोइंग फॉरवर्ड हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। आईटी स्पेस लगातार इसने कमान संभाली हुई है, और LTI माइंट्री अब इस पर नजर रहने वाली है। जरा बताइए क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या आज भी आईटी स्पेस की बादशाहत बरकरार रहेगी या बैंकिंग स्पेस पर फोकस बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, आईटी पे ही फोकस है, और जिस हिसाब से निचले स्तरों से आईटी में एक शार्प रिकवरी हमने देखी है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, उसके चलते आईटी पे फोकस करना चाहिए। LTIM यहाँ पे जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था, 5100 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। तो स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है। 5200 तक के ऊपरी स्तरों पर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 5030 5040 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। HDFC बैंक, LTI माइंट्री, दोनों नंबर्स आ रहे हैं, दोनों पर है नजर, और डिप्स पर खरीदारी की रिकमेंडेशन दोनों ही स्टॉक्स में निकल कर आ रही है। अच्छा, नीलेश जी, आपको पसंद क्या आ रहा है आज के मार्केट के लिए, क्या तैयारी करें? बिल्कुल, देखिए, आईटी स्पेस का आपने जिक्र किया। आईटी स्पेस हमें अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने ओवरऑल आईटी पैक में एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। तो स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। इस पे नजर रखनी चाहिए। ऊपरी स्तर पर 5050 5050 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 4925 की क्लोजिंग थी, और यहाँ पे निचले स्तर पर 4860 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 4850 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 5000 से 5050 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो आईटी पे अभी भी नजर होगी। कोफोर्ज इसमें से प्रिफर्ड बेट होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो आइस्टम मोटर ये एक पर्टिकुलर काउंटर है ऑटो स्पेस में से, जहाँ पे हमने एक शार्प करेक्शन देखा था। अब यहाँ पे एक पुल बैक हम देख रहे हैं। ये पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 3400 3420 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। 3350 के आसपास की क्लोजिंग थी। 3310 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, चलिए, तो कोफोर्ज करे खरीदारी 5050 के टारगेट के लिए, और आयशर मोटर्स 3420 3420 तक का टारगेट बनता दिख रहा है, और 3310 का लगाना है स्टॉप लॉस। धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और रणनीति समझाने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वीकली परफॉर्मेंस देखें तो पूरे कमोडिटी मार्केट का धुआंधार रहा है। शुक्रवार को करेक्शन दिखी, दूसरे ट्रेडिंग सेशन आज कच्चा तेल वीक है, $80 के नीचे। कच्चे तेल में आज क्या करना है? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सक्सेसफुली 3 से 4 सेशन के तेजी के बाद में पिछले 2 सेशन से थोड़ी बहुत नरमी हमें देखने मिली है क्रूड ऑयल में। लेकिन मेरा मानना है कि ओवरऑल क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो अपसाइड जो है अभी हमें देखने मिल सकता है। इसके चलते मैं इस गिरावट का फायदा उठाना चाहूँगा। बाइंग की सलाह देने के लिए 6120 6130 के आसपास की पैरिटी दिखा रहा है। मेरा मानना है कि
6080 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 6000 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में करीबन दोबारा हमें 6300 तक के भी लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। ओके, चांदी धमाकेदार स्ट्रेंथ दिख रही है, 76,000 के पास पहुंच चुकी है और शुक्रवार को यही एक अपवाद साबित हुई जो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई है। जरा बताइए चांदी में क्या करना है? जी, वंस अगेन देखिए, यूएस सीपीआई डेटा के बाद हमने गोल्ड सिल्वर में लगातार रैली देखी है और खास करके चांदी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। आज के सत्र में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर भी डिप पे बाइंग की जा सकती है। मेरा मानना है 75,200 के आसपास बाइंग करना बेहतर हो सकता है। डाउन साइड में 74,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में करीबन 76,200 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। हाँ, नजर है अमित, मेटल्स में, बेस मेटल्स में कहाँ नजर होगी? जी, बेस मेटल्स में मैं कॉपर में बाइंग करना प्रेफर करूंगा 736 के आसपास। अपसाइड में 745 का एक टारगेट होगा और डाउनसाइड करीबन 731 का एक स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। ऑलराइट, वेरी वेल, थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ खरीदारी के मौके। कच्चा तेल, चांदी, कॉपर मिस मत करिएगा, इन तीनों ही कमोडिटीज में डिप्स पर खरीदारी के बेहतरीन मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर, बताने के लिए हमारे साथ वरुण इस समय मौजूद है। वरुण, बताइए। तो सबसे पहले तो बंधन बैंक, नतीजे कमज़ोर थे और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। सबसे पहले CLA से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य 320 से घटा के 290, JP मॉर्गन 350 से घटा के 320, जेफरीज 340 से घटा के 280। इसके अलावा नोमुरा को भी अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य घटाए हैं, 325 से घटा के 270 के किए हैं। केवल एक गोल्डमैन है जिन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, 294 से बढ़ा के 200 रुपये का किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य घटाए हैं। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, मॉर्गन स्टैनली और मैक्वेरी चेस का 10 लक्ष्य रखा है। केवल एक जेफरीज है जिन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, 3,425 से बढ़ा के 3,700 का किया है। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है। ONGC पे ओवरवेट का कॉल है 206 का, मॉर्गन स्टैनली का जस के तस है। लेकिन HDFC बैंक, सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो मुझे आज की यही लगी, क्योंकि आज नतीजे भी आने वाले हैं, काफ़ी सारे शेयर्स जो नए शेयर्स हैं वो लिस्ट भी होने वाले हैं, और जेफरीज ने इसके पहले अपना लक्ष्य घटा दिया है। खरीदारी की सलाह है 2,160 से घटा के लक्ष्य जो है वो अब 2,100 का किया है, 60 रुपये घटाया है। लेकिन टाइमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नतीजों के पहले ये लक्ष्य घटाए गए। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जिन पे आज आपको करना है फोकस, क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस की भी है नजर। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।